नारद संचार आर्थिक समाचार के इस ताजा अंक में हमारे सभी दर्शकों का एक बार स्वागत है फिर से। और आज हम बात करेंगे नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले पूर्ण बजट की, जो कि 23 जुलाई को संसद में पेश किया गया। लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया। तो तमाम खबरें हमारे दर्शकों ने देखी होंगी, अखबारों में, न्यूज चैनल में, सभी जगह देखी होंगी। लेकिन हम आज जो 2-3 मुद्दे हैं उन पर हम बात करना चाहेंगे। फिलहाल मैं सबसे पहले थोड़ा सा ये बता दूं कि 2024-25 का ये जो बजट पेश हुआ है, इसका जो टोटल एक्सपेंडिचर है, टोटल जो बजट है 48,21,000 करोड़ रुपए का ये है। जो अंतरिम बजट था वो 47,66,000 करोड़ का था। अब इसका आकार थोड़ा सा बढ़कर 48,21,000 करोड़ रुपए हो गया है। और इसमें जो राजकोषीय घाटा है वो भी जीडीपी का 4.9% रहेगा, ऐसा अनुमान रखा गया है। और बजट में जो फोकस की बात जो कही गई है कि इस बजट का जो मुख्य ध्यान है किस चीज पर था, रोजगार, कौशल विकास, एमएसएमई और मध्यम वर्ग। ये मध्यम वर्ग का शब्द जो है पहली बार बजट में कई सालों के बाद हमने देखा है। और हमने अपने पिछले वीडियो में भी कहा था कि सरकार को मध्यम वर्ग पर ध्यान देना चाहिए। तो इसमें मध्यम वर्ग के लिए जो नया टैक्स स्लैब था, जो इनकम टैक्स का स्लैब था, उसमें थोड़े बदलाव किए गए हैं। ऐसा माना जा रहा है कि उनसे मध्यम वर्ग, जो वेतन भोगी वर्ग है, उनको कुछ फायदा मिलेगा। और कैपिटल गेन टैक्स में भी बदलाव किए गए हैं। तो कैपिटल गेन टैक्स और ये जो इनकम टैक्स, इन दो मुद्दों पर हम बात करेंगे युवा चार्टर्ड अकाउंटेंट करण रावत जी से। करण जी नमस्कार। नमस्कार सर। स्वागत है आपका नारद संचार के इस ताजा अंक में। नया बजट पेश हो चुका है और इस बजट में जो एक चर्चा में आया है टैक्स के मामले में कि प्रॉपर्टी टैक्स के ऊपर जो इंडेक्सेशन संबंधी जो पहले टैक्स लगता था, इंडेक्सेशन के साथ इंडेक्सेशन को खत्म करके और उसको सीधा डायरेक्ट मतलब प्रॉपर्टी टैक्स, उसका रेट कम कर दिया गया है और इंडेक्सेशन को हटा दिया गया है। तो ये क्या मामला है, मतलब क्या इंडेक्सेशन क्या होता है और कैसे उसका कैलकुलेशन होता है, और जो रेट कम किया गया 20 से घटा के 12.5 किया है, उससे कितना फायदा होगा लोगों को? सर इंडेक्सेशन अगर सीधी भाषा में आसान शब्दों में समझाया जाए तो इन्फ्लेशन जैसे जैसे बढ़ता है, सरकार ने उसका एक फॉर्मूला बना रखा है कि अगर हर साल 5% या 6% के रेट से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो गवर्नमेंट अलाउ करती थी कि आप प्रॉपर्टी का जो आपका बाइंग प्राइस है उसको भी आप 5 या 6% से हर साल बढ़ा सकते हो। उसका गवर्नमेंट एक इंडेक्सेशन रेट होता है जो हर साल का गवर्नमेंट इशू करती है हर फाइनेंशियल ईयर पे। आप उससे, जैसे आपने 2000 में अगर 10 लाख रुपए की प्रॉपर्टी खरीदी है तो अगर आप उसको 2020 में जाके बेचते हैं तो गवर्नमेंट आपको इंडेक्सेशन का फायदा देती है वहां पे कि अगर जो भी इन्फ्लेशन की वजह से चीजें महंगी होती जा रही है उनसे आपका कैपिटल गेन एक तरीके से कम हो जाता था। मान लीजिए 2010 में आपकी प्रॉपर्टी की कीमत 10 लाख रुपए थी। हाँ जी। और 2020 में आपने बेची, तो इन 10 सालों में एवरेज जो मान लीजिए जो इन्फ्लेशन रेट है वो 5% है। हाँ जी। तो 10 साल के लिए 5-5%, उसका मतलब हर साल रेट बढ़ा के उसको तब तय करेंगे। हाँ, वो रेट गवर्नमेंट डिफाइन करती है। जैसे गवर्नमेंट ने एक 2010 का भी रेट दिया होगा कि लेट से गवर्नमेंट ने दिया 100 का रेट 2010 का, और 2020 ने गवर्नमेंट ने दिया 150 का रेट। तो 2020 में जब हम सेलिंग प्राइस के लिए अपना कॉस्ट ऑफ परचेज निकालेंगे तो उसको हम 10 लाख को 100 से डिवाइड करेंगे जो उस साल का रेट था जब आपने खरीदी थी, और 150 से मल्टीप्लाई करेंगे जो उस साल का रेट है जिस साल आपने प्रॉपर्टी बेची है। तो इसमें आपका 10 लाख रुपए से प्रॉपर्टी का प्राइस 15 लाख हो जाएगा, जो अभी हमने एक एग्जांपल लिया है कि 100 का रेट आपका तब था जब आपने खरीदी थी और 150 का रेट तब था जब आपने बेची। तो आपका 10 लाख की जगह आपका 15 लाख रुपए आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माना जाएगा, जो आपका सेलिंग प्राइस में से माइनस होकर कैपिटल गेन निकलता है। ओके, तो 15 लाख हमारी प्रॉपर्टी की रेट हो गई और मान लीजिए हमने उसको 20 लाख में बेचा है। हाँ जी। तो 5 लाख का हमें गेन हुआ, मतलब उस हिसाब से। हाँ, 5 लाख पे आपको 20% टैक्स देना होता था।
पहले की व्यवस्था में, हाँ, आपका ये बजट से एक दिन पहले तक। बजट से एक दिन पहले का, और अब उसको हमने कर दिया 12.5%। तो जो पहले 10 लाख की प्रॉपर्टी थी वो 10 लाख ही रेट रहेगा, हाँ और 20 लाख में आपने बेची तो 10 लाख रुपए पे तब 12.5% लगेगा। हाँ जी, 10 लाख, हाँ, आपका 10 लाख रुपए का आपका गेन हो जाएगा, 20 - 10, उस पे 12.5% आपका टैक्स लग जाएगा। तो पहले रेट ज्यादा था लेकिन गेन जो है कम हो जाता था, अब हाँ गेन ज्यादा है और रेट कम हो गया है। हाँ। तो कहीं ना कहीं तो कुल मिलाकर ये करीब करीब वही बैठता होगा, कुछ फायदा मुझे लगता नहीं कि फायदा होगा कि नुकसान होगा, ये पता चलेगा। ये तो आपका प्रॉपर्टी आपका कैसे प्राइस बढ़ रहा है उस चीज पर डिपेंड करेगा। अगर आपकी 2010 में जो प्रॉपर्टी खरीदी थी 10 लाख की है, तो अगर आज की डेट में भी अगर 12 लाख या 13 लाख की है, तो डेफिनेटली आपको पुराने वाले उसमें फायदा होता है, क्योंकि आपका इंडेक्सेशन से आपकी प्रॉपर्टी का प्राइस बढ़ के आपको उस प्रॉपर्टी में कोई इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई गेन नहीं होता। जैसे अभी हमने एग्जाम्पल लिया 100-150 वाला, अगर मेरी जी प्रॉपर्टी 12 लाख में बिकती इस केस में, तो मुझे 3 लाख रुपए का लॉस होता जिसमें मुझे कोई टैक्स नहीं देना होता। लेकिन अगर मेरी प्रॉपर्टी आप मानिए कि 10 लाख की आज की डेट में 30 लाख की वैल्यू हो गई, और तब मैं इंडेक्सेशन ले रहा हूँ, तो मतलब हर केस पे डिपेंड करेगा कि इंडेक्सेशन का उसको फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, कि प्रॉपर्टी का रेट किस रेट से बढ़ रहा है, आपका किस एरिया में आपकी प्रॉपर्टी है। जैसे अगर आप टीयर ए सिटीज की बात करेंगे तो वहाँ पे जाहिर है कि प्रॉपर्टी के रेट्स जल्दी बढ़ते हैं। टीयर बी टीयर सी सिटीज में अभी इतना, क्योंकि लोग बस नहीं रहे वहाँ पे और इंडस्ट्रीज भी नहीं है, तो उनका रेट थोड़ा धीरे धीरे बढ़ता है। तो हर तो आपको हर चीज। ये कह सकते हैं कि सरकार ने मतलब उसको सरल कर दिया है, जो इंडेक्सेशन महंगाई का जो मामला था बीच में उसको हटा दिया है। और अब कह सीधा सकते हैं है। वो वो जिसको जिस केस में फायदा हो रहा होगा वो तो कहेगा सरकार ने सरल कर दिया, जिसको नुकसान हो रहा होगा वो कहेगा कि सरकार ने क्यों करा। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, इसका कोई मतलब कोई पीरियड होता है फिक्स पीरियड की, कितने को शॉर्ट टर्म माना जाता है, कितने को लॉन्ग टर्म माना जाता है? हाँ जी, अब ये जो गवर्नमेंट ने बजट पेश करा है इसके बाद से सिर्फ दो कैटेगरी है, एक 12 महीने की और एक 24 महीने की। तो जो भी आपके लिस्टेड शेयर्स, लिस्टेड चीजें होती हैं, जैसे आपके ईटीएफ लिस्टेड होते हैं, शेयर्स होते हैं, इन सबको अगर आप 12 महीने तक रखेंगे अपने पास, तो 12 महीने के बाद वो लॉन्ग टर्म माने जाते हैं। इसके अलावा आपकी जो भी चीजें हैं उनके लिए आपके ये लिमिट 24 महीने की है। जैसे आपकी प्रॉपर्टी हो गई, आपके सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स हो गए, आपके डेट फंड हो गए, या कुछ भी हो गया, उनके लिए पीरियड 24 महीने है। तो अगर आप लिस्टेड शेयर हैं उसके लिए 12 महीने, बाकी सब चीजों के लिए 24 महीने। पहले ये तीन थे, लिस्टेड शेयर के लिए 12 महीने, प्रॉपर्टीज के लिए आपका 24 महीने, और जो भी डेट फंड्स थे, गोल्ड था या एसजीबीस थे, उनके लिए 36 महीने रहता था। अब वो गवर्नमेंट ने 36 महीने वाली चीज हटा के 24 महीने ही 12 और 24 वाला कर दिया है। ओके, मतलब 24 महीने के तक अगर आप रखते हैं तो वो लॉन्ग टर्म हो जाएगा, हाँ जी, वो लॉन्ग टर्म हो जाएगा। और उसके बाद अगर बेचते हैं तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के कैपिटल, हिसाब से जितना आपको गेन हुआ है हाँ उस जी, पर 12.5% हाँ टैक्स जी लग सर। जाएगा। हम्म। लेकिन उसमें पहले ये था कि अगर 1 लाख तक का गेन होता तो वो आपका छूट रहेगी, उसके बाद वो ज्यादा सिर्फ शेयर फायदा थे, होता तब। वो सिर्फ तो लिस्टेड अब शेयर उसको, थे। हाँ जी हाँ कि जी। जो पहले आप 1 लाख वाला बता रहे हैं वो लिस्टेड शेयर के लिए होता था, कि अगर आपके लिस्टेड शेयर से 1 लाख रुपए तक का गेन है तो वो एग्जाम्प्ट होता था। 1 लाख से ऊपर जो भी होता था उस पर टैक्स लगता था। अब वो 1 लाख भी उन्होंने 1,25,000 कर दिया। 25,000 कर दिया। हाँ, क्योंकि वो तो टैक्स रेट ही उन्होंने 10 से 12.5 कर दिया, तो उसको अकोमोडेट करने के लिए उन्होंने 1 लाख से आपका 12.5 सवा लाख कर दिया। जी जी जी, तो 1.25 लाख तक अब कैपिटल गेन नहीं लगेगा, उसके ऊपर अगर फायदा होता है तब लगेगा। हाँ जी, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। एक छोटा सा सवाल मेरे मन में है, जैसे आपकी पुरानी कोई प्रॉपर्टी है, आप 20-25 साल से आपके पास प्रॉपर्टी है, उसको आप बेचते हैं और उसके बेचने के बाद आप कोई दूसरी प्रॉपर्टी खरीदते हैं 6 महीने में, 5 महीने में, 1 साल के अंदर। तो यहाँ पे जैसे आपने वो प्रॉपर्टी पता नहीं कब खरीदी होगी, आपने कितने में खरीदी होगी, उसको आपने बेचा, उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी ले ली, यहाँ पे कोई कैपिटल गेन का मामला बनता है क्या? हाँ सर, यहाँ पे कैपिटल गेन का बनता है बिल्कुल। अगर आप प्रॉपर्टी बेचते हैं और अगर आप कोई और प्रॉपर्टी नहीं खरीदते, तो उसमें आपको एज यूजुअल आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 12.5% के हिसाब से लग जाएगा। लेकिन अच्छा। गवर्नमेंट ने दो सेक्शन इसमें दिए हैं हमें। एक सेक्शन 54 दिया है, जहाँ पे गवर्नमेंट हमें अलाउ करती है कि अगर आपने अपना पुराना घर बेच के कोई नया घर खरीद लिया है, या फिर आप कोई नया घर कंस्ट्रक्शन में अभी है प्रोसेस में और विद इन 3 इयर्स वो कंप्लीट हो जाएगा, तो आपका जितना भी कैपिटल गेन आपकी पुरानी प्रॉपर्टी से हुआ है उससे ज्यादा अगर परचेज प्राइस आपकी नई प्रॉपर्टी का है, तो आपको कोई कैपिटल गेन नहीं देना होता। ओके,
इसके साथ एक और सेक्शन है 54, आपका 54EC है आई थिंक, जिसमें गवर्नमेंट ने कुछ बॉन्ड्स अलाउ करती है, जैसे आपके रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन बॉन्ड होते हैं, NHAI के बॉन्ड होते हैं। अगर आप वो बॉन्ड भी खरीद लेते हैं और आपका जितना कैपिटल गेन बन रहा है उससे ज्यादा के बॉन्ड खरीदते हैं, तो भी आपका कैपिटल गेन एग्जाम्प्ट हो जाता है। लेकिन इन दोनों सेक्शन में कुछ लिमिट्स है। जैसे 54 में आप 10 करोड़ रुपए से ज्यादा की एग्जाम्पशन नहीं ले सकते, और आपका 54EC वाले में आप सिर्फ 50 लाख रुपीस की एग्जाम्पशन ले सकते हैं। बहुत बढ़िया, आपने कई चीजें क्लियर की हैं। अब हम बात करते हैं डायरेक्ट टैक्स की। डायरेक्ट टैक्स के मामले में जो नया जो टैक्स स्लैब है, नया एक जो अल्टरनेट गवर्नमेंट ने किया, पुराने वाले में तो कोई बदलाव नहीं किया गया है। नहीं, पुराने वाले में कुछ नहीं करा। आई थिंक सरकार चाहती है कि वो पुराने वाला जो भी ओल्ड टैक्स रिजीम था उसको धीरे धीरे करके वो फेज आउट कर दे, और न्यू टैक्स रिजीम ही सिर्फ एक रिजीम रह जाएगा थोड़े टाइम बाद। मतलब पुराने वाले में 2.5 से 5 पे 5%, 5 से 10 पे 20%, और 10 से ऊपर अगर आपकी वार्षिक इनकम है तो उस पर 30%, और बाकी जो तमाम छूट मिलती थी हाउस टैक्स के लोन पे, और 1.5 लाख रुपए तक के इन्वेस्टमेंट पर, और जो आप किराए पर अगर रेंट का आपका मकान है तो उस पर भी कुछ छूट मिलती है। बच्चों की पढ़ाई का भी मामला, उसमें फीस जो, तो वो चीजें हैं। मतलब उसमें ज्यादा कहीं कोई बदलाव नहीं है। और उसमें कोई चीज 5 लाख रुपए तक की इनकम जो है टैक्स से फ्री है, मतलब उसमें आपको उसमें 12,500 की छूट मिलती है अगर आपकी लेकिन जी जी, लेकिन जो नया टैक्स स्लैब है उसमें अब 3 लाख रुपए तक की आपकी इनकम पे कोई टैक्स नहीं है। 3 से 7 लाख रुपए तक पर 5% है। हाँ जी। लेकिन पीछे जो कहा गया था कि भी 7 लाख रुपए तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, ये भी घोषणा की गई थी। और इस बार ये स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है उसको भी 50,000 से बढ़ा के 75,000 कर दिया। तो ये माना जा रहा है कि नए टैक्स रिजीम में 7,75,000 रुपए तक की सालाना इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। हाँ, अगर किसी की सिर्फ सैलरी इनकम है तो कोई टैक्स नहीं लगेगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन मिला के, क्योंकि 75,000 हो गया तो 7 लाख पहले फ्री थी और 75,000 ये और जुड़ गए उसमें। हाँ। और उसके बाद 7 से 10 लाख पे 10%, 10 से 12 पे 15%, बाकी 12 से 15 पे 20, और 15 से ऊपर 30। सिर्फ ये 7 से 10 वाला जो ब्रैकेट है इसमें थोड़ा उन्होंने 7 से, पहले 6 से 9 था, अब 7 से 10 कर दिया है। हाँ जी। क्या लगता है आपको, मतलब जो एक 10 लाख रुपए तक का एवरेज जो मिडिल क्लास जो है उसको क्या कुछ फायदा होगा उसमें? सर कुछ तो फायदा होगा, लेकिन जो उन्होंने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में मतलब इतना डेंट करा है लोगों को कि जो ट्रेडिंग करते हैं, या फिर जैसे अब हमने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की सिर्फ बात करी कि 12.5% है, लेकिन शॉर्ट टर्म पे भी अब शेयर्स पे जैसे पहले 15% टैक्स लगा करता था, अब वो 20% हो गया। तो एक तरीके से गवर्नमेंट ने सीधा सीधा आपका 5% टैक्स बढ़ा दिया, जो कि अप्रोक्सीमेट 33% आपका हो जाता है। तो वहां से भी कुछ शॉर्ट टर्म पे सीधा 20% है। हाँ ना, हाँ, अगर आप शेयर से ट्रेडिंग करते हैं तो पहले 15% होता था, वो 15 की जगह 20 हो गया है। जी जी। तो वहां पे भी अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट 33, एक तिहाई एक तरीके से गवर्नमेंट ने टैक्स रेट बढ़ा दिया है। तो कुछ कहीं पे रियायत दी है थोड़ी बहुत, कहीं पे रियायत वापस भी ली है। जी जी जी, मतलब अगर किसी की सिर्फ जो वेतन, अगर वेतन पे डिपेंड है, सिर्फ वेतन की कमाई है, तो वहां थोड़ा सा नए टैक्स रिजीम में उनको फायदा दिया गया है। हाँ, अगर आप ओल्ड पे नहीं है, अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में ही फॉल करते हैं, आपको वहीं पे फायदा होता है, तो आपको जरूर फायदा होगा। अभी वित्त मंत्री ने बताया कि मतलब 2 तिहाई लोग नए टैक्स रिजीम में आ गए हैं और उसी में अपना इनकम टैक्स भर रहे हैं, तो इसी को सरकार जो है प्रमोट कर रही है। तो अब चलते चलते हम एक सवाल आपसे पूछना चाहेंगे कि मतलब, और रोजगार के मोर्चे पर जैसे गवर्नमेंट ने प्रोविडेंट फंड देंगे, वहां टॉप कंपनियां उनमें जो है ये स्किलिंग करेंगे उनकी, 4 करोड़ लोगों को अगले 5 साल में 4.1 करोड़ लोगों को रोजगार के लिए तैयार करने का जो मुहिम चलाया है, इससे क्या लगता है आपको कि मतलब रोजगार के मोर्चे पर लाभ मिलेगा लोगों को? सर ये एक क्वालिटेटिव चीज हो गई। इस पे अब कितना गवर्नमेंट काम कर पाएगी, कितना इस पे एक्चुअली ग्राउंड वर्क होगा, ये तो उसी को जानने के बाद पता चलेगा। जैसे हमने अभी जो चीजें चेंजेस करे उसमें तो हमें पता है कि ये हो गया है,
लेकिन ये तो जी अभी गवर्नमेंट ने सिर्फ प्रॉमिस करा है कि हम ये करेंगे। वो तो अब जब अगला बजट पेश होगा उसमें वित्त मंत्री बताएंगे कि हमने इसमें से कितना जो हमने प्रॉमिस करा था कितना हम फुलफिल कर पाए और कितना हमने रोजगार जनरेट करा है नहीं करा, ये तो जी उसी से पता चल पाएगा। जी जी। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही है, और हमें उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को डायरेक्ट टैक्स के बारे में, इनकम टैक्स के बारे में, कैपिटल गेन टैक्स के जो भी उसमें है उसमें चीजें कुछ स्पष्ट हुई होंगी। आपने जो बताया उससे उनको लाभ मिलेगा। तो इसके साथ ही हम अपने इस एपिसोड को यहीं पर विराम देते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। गुड नाइट, थैंक यू।